हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की ये सीरीज़ हमारी होने वाली है न्यू वीक के पहले डे से एनिमल फिजियोलॉजी सब्जेक्ट की, जिसमें कि हम टोटल इस सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने बायोकेमिस्ट्री की सीरीज़ रखी थी, जिसमें कि हमने टोटल 50 प्लस क्वेश्चन डिस्कस किए थे। वो सारे पूरे वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएगी और उसका जो पीडीएफ होगा वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। साथ ही साथ आज की इस नए वीक से हम स्टार्ट करने वाले हैं, मंडे से संडे तक लेके इस वीक में पूरा एनिमल फिजियोलॉजी की सीरीज को स्टार्ट करेंगे। और आपको जैसे कि जनरल रूल पता ही है, मैं बता भी दे रहा हूँ एक बार, कि मंडे से फ्राइडे तक टोटल हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, देन सैटरडे संडे को हम टोटल 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट आपका ये सीरीज़ है पूरे दिन भर का, तो इसको टाइम निकाल के जरूर एक बार देख लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो ये चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, जैसे कि आपको सुबह ही सुबह इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो की। साथ ही साथ अगर कोई डाउट हो तो कमेंट भी आप पूछ सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। और आपको ये जो पूरे वीडियो की पीडीएफ होगी वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, यहाँ से आप लिंक दी हुई है, ज्वाइन कर सकते हैं जाकर। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को बिना किसी देरी की। तो आपकी स्क्रीन पे सबसे पहला ही क्वेश्चन शो हो रहा है, ये जिसका आंसर आप देने की कोशिश कीजिएगा। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर शो हो रहा है, जिसमें कि क्या कह रहा है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट सजेस्ट द चेंजेस इन रेस्पिरेटरी वेंटिलेशन एंड द मैकेनिज्म ऑफ दीज चेंजेस व्हेन द नॉर्मल ह्यूमन सब्जेक्ट इज अलाउड टू इनहेल एयर कंटेनिंग डिफरेंट ऑक्सीजन कंटेंट। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट ऑक्सीजन कंटेंट दी है और बता रहा है कि किस तरीके का वहाँ पे रिस्पायरेशन होना चाहिए। रिस्पायरेशन मीन सिंपल O2 का इनहेल और CO2 का एक्सहेलेशन होता है। द वेंटिलेशन मार्क्ड इंक्रीज व्हेन PO2 ऑफ इंस्पायर्ड एयर इज लेस देन 60 mmHg। तो अगर ये सही बोल रहा है कि लेस देन 60 mmHg जो होता है, अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो आप क्या करते हैं, PO2 आपका जो पार्शियल ऑक्सीजन प्रेशर होगा, आप उसे क्या करेंगे, वेंटिलेशन को आपका इंक्रीज हो जाएगा जब लेस देन आपको 60 mmHg ऑक्सीजन होती है। तो ये सही है। द वेंटिलेशन ऑफ 6 लीटर पर मिनट when the PO2 is inspired air is about 150 mmHg। तो 150 mmHg और PO2 में 6 लीटर वेंटिलेशन पर मिनट वेंटिलेशन होता है। तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। थर्ड बोल रहा है द वेंटिलेशन इज स्लाइटली इंक्रीज्ड व्हेन द PO2 ऑफ द इंस्पायर्ड एयर इज मोर देन 60 mmHg। तो अगर आपका 60 mmHg से ज़्यादा PO2 होता है एयर में, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपका जो थोड़ा सा रिस्पायरेशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये वाला ऑप्शन भी सही है। यहाँ पे बोला द इंक्रीज वेंटिलेशन ड्यू टू द लोअर PO2 इन द इंस्पायर्ड एयर कॉजेज द हाइयर एवेल्यूअर PCO2। ऐसा नहीं होता है, जब आपका लोअर PO2 होता है तो आपका हाइयर PCO2 नहीं होता है, क्योंकि उससे क्या होगा, एसिडिटी बढ़ जाएगी। अगर आपका हाइयर कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। द H+ आयन कंसंट्रेशन द आर्टेरियल ब्लड इज इंक्रीज व्हेन PO2 इज इंस्पायर्ड एयर इज ग्रेजुअली डिक्रीज। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। H+ कंसनट्रेशन तभी बढ़ता है जब CO2 आपके शरीर में एंट्री लेता है, लेकिन यहाँ पे जब PO2 ज़्यादा होगा तो यहाँ से CO2 ज़्यादा निकलने की कोशिश करेगा। तो ये वाला ही ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑल करेक्ट ऑप्शन का कौन सा हो जाएगा, ए वाला, जो कि ABC होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये इसका भी जवाब देने की कोशिश करिएगा और कमेंट भी करने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पे क्या बोला, ब्लड होमोस्टेसिस की कंडीशन में यहाँ कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं और उनका सही मतलब कि उनका क्या मतलब कि लक्षण हो सकते हैं उनके नहीं होने से, वो दिया हुआ है। तो इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं कि आखिर ये क्या दिया हुआ है। तो आपको जैसा पता है कि, या फिर मैं बता दूं कि टोटल फैक्टर्स कितने होते हैं हमारे शरीर में। टोटल हमारे शरीर में 13 फैक्टर्स होते हैं, और जिनकी अगर कमी हो जाती है इनमें से किसी फैक्टर्स की, तो कुछ ना कुछ कंडीशन हमारे शरीर में देखने को मिलती है। और ये ब्लड में जो फैक्टर्स होते हैं, अगर इनकी कमी होती है तो वही एक कंडीशन आती है जिसे कहते हैं खून पतला हो जाना या खून गाढ़ा हो जाना। तो वही चीज़ कंडीशन यहाँ पे भी होती है। तो यहाँ पे इनकी डिफिशियंसी से फैक्टर्स के ब्लड क्लॉटिंग में इफेक्ट पड़ता है, और उनका क्या मतलब कि ये दिया हुआ है क्या क्या होता है उसके बारे में बताना। तो अगर आपको जो क्लॉटिंग फैक्टर जो 5 होता है, अगर ये नहीं होता है तो ये आपका क्या कंडीशन शो करता है, पैरा हीमोफीलिया। साथ ही साथ अगर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर B नहीं होता, यानी 7 नहीं होता है, तो 7 नहीं होता तो हाइपर कन्वर्टीमिया हो जाता है। और साथ ही साथ अगर 9th ब्लड फैक्टर नहीं होता है तो आपको हीमोफीलिया B देखने को मिलता है, जहाँ पे कि आपका अगर एक बार खून कट लग जाता है ब्लड में, बॉडी में इंजरी हो जाती है तो आपको खून बहता ही रहता है, तो हीमोफीलिया B कंडीशन आती है। साथ ही साथ अगर ब्लड फैक्टर 7 की बात करें, सॉरी 12 की बात करें, तो 12 ब्लड फैक्टर में आपको क्या देखने को मिलता है, हैगमेंट ट्रेट देखने को मिलता है। अब ये हैगमेंट ट्रेट क्या होता है, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो ये क्या होता है,
हैगमैन फैक्टर की डिफिशियंसी से होता है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर आपका 12। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए बेस्ट कॉम्बिनेशन हमारे ऑप्शन का कौन सा बनता है, तो 1 का 4th, ए का 4, बी का हमारा 2 और सी का 3rd। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो ये देखिए यहाँ बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन नॉट अप्लाई द सर्काडियम रिदमिसिटी। तो यहाँ बोल रहा है ऐसा कौन सा फैक्टर्स है, यानी ऐसा कौन सा डिस्क्रिप्शन है जो कि अप्लाई नहीं होता इसमें सर्काडियम डिस्क्रिप्शन में रिदमिसिटी में। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, सर्काडियम रिदमिसिटी जो होती है वो आपके हाइपोथैलेमस से और सॉरी हाँ हाइपोथैलेमस से मतलब कि देखी जाती है, हाइपोथैलेमस से कंट्रोल की जाती है, और मेलाटोनिन एक सिक्रीशन होता है उसको भी देखा जाता है इसमें। तो यहाँ पे क्या बोला, अब प्रोसेस दैट फाउंड इन बैक्टीरिया प्लांट्स फंजाई एंड एनिमल्स। तो सर्काडियन रिदमिसिटी जो होती है वो सारे आपके जो भी प्लांट्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फंगी होते हैं, एनिमल्स होते हैं, सभी में पाया जाता है, केवल ह्यूमंस में नहीं होता, हर किसी में देखा जाता है सर्काडियन रिदमिसिटी, और ये हर किसी का अलग अलग होता है। अ प्रोसेस दैट रिदमिसिटी ओनली द प्रेजेंस ऑफ 24 आवर्स लाइट एंड डार्क साइकिल। तो सर्काडियन रिदमिसिटी जो होती है वो 24 सॉरी इसको पहले मैं इरेज कर दूं। जो सर्काडियम रिदमिसिटी होती है वो केवल लाइट और डार्क साइकिल के लिए नहीं होती है। वो क्या होती है कि वो हर जीव की, हर एनिमल की पूरे जीवन पर्यंत चलने वाली एक कंडीशन होती है कि वो उसको फॉलो करता है, चाहे उसको किसी भी कंडीशन में दे दिया जाए। थर्ड बोला अ प्रोसेस दैट कैन बी सिंक्रोनाइज्ड बाय द इन्वायरमेंटल साइकिल्स। और ये हाँ इन्वायरमेंटल साइकिल्स से इफेक्ट होती है। ये क्या होती है, इन्वायरमेंटल साइकिल जैसे जैसे चलते हैं वैसे वैसे सर्काडियम रिदमिसिटी को मतलब कि इक्वली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये भी हमारा ऑप्शन सही होगा। मतलब कि ये स्टेटमेंट सही है। अ प्रोसेस दैट कैन बी डिसरप्टेड बाय प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर ऑफ कांस्टेंट डार्कनेस। तो ये अगर आपको हमेशा डार्क कंडीशन में रखा जाए, यानी कोई भी उजाला न दिया जाए, तो सर्काडियन रिदमिसिटी जो होती है वो आपकी ब्रेक हो सकती है। आपका एक जो रेगुलर साइकिल होती है इसकी वो ब्रेक हो सकती है। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन गलत है, तो इस वजह से यहाँ पे नॉट अप्लाई कंडीशन पूछ रहा है, तो हमारा ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगर आप मेलाटोनिन वाला देखेंगे तो वो आपका क्या होता है, वो आपका स्लीप अवेक साइकिल होता है। यहाँ पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसका जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ क्या बोल रहा है, एब्जॉर्ब्ड मोनोसैकेराइड इज इंटरस्टिशियल एपिथेलियल सेल एग्जिट वाया विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टर्स। तो यहाँ पे GLUT2, GLUT3, GLUT4, GLUT5 ये कुछ ट्रांसपोर्टर के नाम दिए हैं। तो ये ट्रांसपोर्टर क्या करते हैं कि ये जो आपका ग्लूकोज होता है उसको क्या करते हैं, ब्लड कुछ ट्रांसपोर्टर ब्लड से आपके सॉरी इंटेस्टाइन से आपके ग्लूकोज को ब्लड स्ट्रीम में डालते हैं, जिससे कि वो सारे सेल्स के पास पहुंचता है। ऐसे हर एक ट्रांसपोर्टर काम होता है। तो जो भी ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंटरस्टिशियल एपिथेलियल सेल से जो मोनोसैकेराइड्स को एब्जॉर्ब करते हैं वो कौन से ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो GLUT2 होता है। GLUT2 क्या होता है कि ये आपका इंटेस्टिनियल सेल वॉल पे प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये ग्लूकोज को अपटेक करता है लीवर से, और क्या कहाँ पे बीटा सेल्स उससे लेता है और पूरे फिर बॉडी में आपके पहुंचाता है। इसी के साथ GLUT3 की भी अगर बात करते हुए चलें तो GLUT3 आपका न्यूरॉन ब्रेन में प्रेजेंट होता है, क्योंकि वहाँ पे भी सबसे ज़्यादा ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है, ब्रेन को सबसे ज़्यादा जरूरत होती है। तो इससे GLUT3 कहाँ प्रेजेंट होता है, आपका ब्रेन में प्रेजेंट होता है। GLUT4 की बात करें तो GLUT4 आपका स्केलेटल, हार्ट में, मसल्स में यहाँ पे प्रेजेंट होता है GLUT4। और ये क्या काम करता है, ये आपका इंसुलिन मेडिएटेड आपका ग्लूकोज अपटेक करने का काम करता है। GLUT5 की बात करें तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके स्पर्म्स में, किडनी में प्रेजेंट होता है, और ये फ्रक्टोज का ट्रांसपोर्ट करता है। और GLUT2 जो मैंने बताया आपका इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, जो कि आपका ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ पे, इंटेस्टाइन से पूरे बॉडी में। तो ये आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन डिस्कस होता है। अब इसका क्वेश्चन 18 में कह रहा है विच वन नॉट अकर्स इन द फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट ड्यूरिंग द हीट एक्लिमेटाइजेशन। तो यहाँ बोल रहा है
कि अगर आपको हीट एक्लिमेटाइजेशन क्या होता है कि आप अगर हीट वाली कंडीशन में रह रहे हैं, गर्मी में बहुत ज़्यादा रह रहे हैं, तो आपके ऐसी कौन सी फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट हो जाएगी। मतलब ऐसा कहते हैं ना कि जब कोई बहुत ज़्यादा गर्मी में रहने लगता है तो उसको उसकी आदत पड़ जाती है, तो वही चीज़ कह रहा है। तो यहाँ पे कौन सा कह रहा है, कौन सा ऐसी कंडीशन है जो कि नहीं होगी। तो यहाँ लोअर थ्रेशोल्ड ऑफ स्टार्ट ऑफ स्वेटिंग कह रहा है, फर्स्ट ऑप्शन, जो कि ये सही है। वहाँ पे क्या होने लगता है, वहाँ पे जो अगर कोई हीट में बहुत ज़्यादा रहने लगता है तो उसका क्या होता है, स्वेटिंग का जो थ्रेशोल्ड होता है वो कम हो जाता है, कि वहाँ बहुत ज़्यादा फिर पसीना उसको नहीं निकलता है। इफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्डियक आउटपुट, इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, कार्डियक आउटपुट भी उसका चेंज होता है, तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन सही होने का मतलब वो स्टेटमेंट सही है। मैं इसको एक बार इरेज कर दूँ, आप लोग को लगेगा कि ये ऑप्शन ही सही हो रहा है, नहीं, तो ऑप्शन नहीं सही है, इस स्टेटमेंट को सही बोला। लेकिन हमको कौन सा पता करना है, नॉट को पता करना है। इम्प्रूव्ड स्क्रीन ब्लड फ्लो, ठीक है, इसका स्क्रीन ब्लड, स्क्रीन के अंदर जो ब्लड होगा वो भी ज़्यादा तेज या फिर कम हो सकता है बेस्ड ऑन द हीट। इंक्रीज सॉल्ट कंसंट्रेशन ऑफ स्वेट, तो ये नहीं होता है, क्योंकि अगर सॉल्ट भी निकलने लगेगा गर्मी कंडीशन में आपके, और आपका स्वेट भी, पसीना भी निकल रहा है, तो आपको बॉडी डिहाइड्रेट कर जाएगी, और ऐसी कंडीशन बहुत बेकार होती है। तो आपका सॉल्ट को बचा लिया जाता है और स्वेटिंग की जाती है, जिससे कि आपको हीट कोल्ड रहे, आपकी बॉडी जो रहे वो कोल्ड रहे। तो इस वजह से ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है, तो ये नॉट पूछ रहा था, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो रहा है, जो कि कह रहा है द एक्टिविटीज ऑफ बैरोरिसेप्टर प्रेजेंट इन द कैरोटिड सीनस आर कैरीड बाय द एफरेंट फाइबर्स न्यूरॉन्स लोकेटेड। तो यहाँ बोल रहा है कि बैरोरिसेप्टर्स जो प्रेजेंट होते हैं कैरोटिड सीनस में, उनके एफरेंट फाइबर्स न्यूरॉन कहाँ पे होते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो पेट्रोसल गैंग्लियन है, जहाँ पे आपके कौन से फाइबर न्यूरॉन्स होते हैं, एफरेंट कैरोटिड सीनस के एफरेंट फाइबर्स के न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, पैरोटिड गैंग्लियन में। थोड़ा इसके बारे में अगर बात करते हैं तो ये क्या होता है, पेरिफेरल सेंसरी न्यूरॉन्स गैंग्लिया होते हैं, और इसके अंदर क्या होता है, स्यूडो मोनोपोलर सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपकी ये टंग में प्रेजेंट होता है और बॉडी में सारे प्रेजेंट होता है। और इसके साथ ही साथ अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें, तो विच आर नॉट ट्रू रिस्पॉन्स ऑफ पल्मोनरी जे रिसेप्टर स्टिमुलेशन बाय हाइपर वेंटिलेशन ऑफ लंग्स। पल्मोनरी जे रिसेप्टर जो आपका है वो आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, ये आपका किडनी में प्रेजेंट हो सकता है। साथ ही साथ आपका ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे ऐसा कौन सा नॉट ट्रू रिस्पॉन्स है पल्मोनरी जे रिसेप्टर स्टिमुलेशन का हाइपर वेंटिलेशन ऑफ लंग में। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ब्रोंको कॉर्डिलेशन जो होता है वो आपका ये ट्रू रिस्पॉन्स नहीं होता है इसका। इसमें क्या होता है, जो आपका लंग में जे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर ब्रोंको डायलेशन नहीं होता। अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा कि आपका जो एयर है वो सही से नहीं हाइपर वेंटिलेशन में हो पाएगी पास, तो वहाँ पे ब्रोंको डायलेशन होगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलता है। तो ये आपकी कंडीशन गलत हो जाती है, मतलब कि वहाँ पे ब्रोंको डायलेशन नहीं, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो जे रिसेप्टर्स होते हैं वो रैपिड स्वेलो करते हैं, स्वेलो ब्रीदिंग करने लगते हैं और म्यूकस का प्रोडक्शन होने लगता है, और ये एक प्रोटेक्टिव रिस्पांस होता है एलर्जिक इन्फेक्शन और वैस्कुलर डिजीज के लिए। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन नॉट ब्रोंको डायलेशन। और डिक्रीज हार्ट रेट बिल्कुल होने लगती है हाइपर वेंटिलेशन में। एपनोआ फॉलोड रैपिड ब्रीडिंग भी देखने को मिलती है। लो ब्लड प्रेशर को लो कर दिया जाता है। तो ये वाला ऑप्शन आप हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे शो रहा है ये। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और आज यहाँ हमारा सेशन ख़त्म होता है। तो आज के लिए इतना ही। एक छोटा सा मोटिवेशन थॉट है, कोट्स है, फाइट टुडे फॉर अ बेटर टुमारो। अच्छे कल को पाने के लिए आज लड़ना ज़रूरी है। तो इसलिए सभी लोग अपने लिए अपने जो भी एम रखे होंगे उसके लिए आज फाइट कर लो, जिससे कि एक अच्छा कल देखने को मिले। तो थैंक यू, आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको सेशन पसंद आया तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा। इससे एक मोटिवेशन मिलता है और लगता है कि आप लोग के लिए वीडियो भी बनाया जाए। उसके साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि आपको डेली सुबह ही नोटिफिकेशन आ जाए वीडियो की, और आप इस वीडियो को थोड़ा टाइम निकाल के देखिए, क्योंकि 15 मिनट लगते हैं और जल्दी ही क्वेश्चन को डिस्कस करने में कर लिया जाता है।
साथ ही साथ कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहता है और सारे कमेंट को देखे जाते हैं। और इस वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो आपको कहाँ मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, बाकी भी पीडीएफ आपकी पड़ी होगी। तो मिलते हैं अब कल के सेशन में, तब तक के लिए आज के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।